हम लाइफ में फोन्स ऐप्स तो चलाते ही हैं, पर आपने कभी सोचा है कि ये ऐप्स हमारी बातें कैसे समझ लेती है? जब भी हम सर्च करते हैं या फिर कुछ टाइप करते हैं, तो ये हमारे मनचाहे रिजल्ट्स कैसे दे देता है? जी हाँ, हर फोन या फिर हर कंप्यूटर के पीछे बैकग्राउंड में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी बातों को, हमारी लॉजिक को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। मशीन रीडेबल कोड यानी बिट्स ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर मात्र जीरोस एंड वंस की भाषा समझता है, इसलिए उसे जीरोस और वंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कंपाइलर एक्चुअली चलता कैसे है और इसका मेन रीजन क्या होता है। ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे इनपुट को कन्वर्ट कर देता है other output language में, or we can say that it converts our language or our own programming language into machine readable language. तो ये हमारे एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने जैसे एग्जाम्पल ले लिया कि हमारा कोई प्रोग्राम है, जैसे कि सी प्रोग्राम है। सी प्रोग्राम को मैंने एक कंपाइलर को दिया और ये कंपाइलर क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा तो मशीन रीडेबल कोड, जो कि फर्दर प्रोसेस किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू। फेजेस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर के बेसिकली 6 फेजेस होते हैं। इन 6 फेजेस को क्रॉस करने के बाद ही हमारा जो कंपाइलर होता है वो आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड। तो कंपाइलर को हम इनपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड और ये हमें आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ असेंबली कोड। सबसे पहला फेज है लेक्सिकल फेज। लेक्सिकल फेज हमारे एक्सप्रेशन को टोकन्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा a प्लस बी इक्वल टू 5। ओके, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करेगा, इसे ब्रेक डाउन कर देगा इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। तो आप देखोगे यहाँ पे वो a को एक टोकन कंसीडर करेगा, प्लस को करेगा, b को करेगा इक्वल टू एंड 5। सो इसे मिले 5 tokens. So lexical analysis would convert each and everything and break it down into smaller parts so that other phases can easily consume it. Okay, so the next phase is syntax analysis phase. Syntax analysis phase, what is the important phase? It is also called as the heart of the compiler. Why it is called as the heart of compiler? Because the main parsing is done by this syntax analysis phase. तो आइए जानते हैं कि सिंटेक्स एनालिसिस फेज का काम क्या होता है। तो ये क्या करता है, हमारे एक्सप्रेशन को पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है। अब पार्स ट्री में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है? पार्स ट्री में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि जो अदर फेजेस होते हैं वो अब इस पार्स ट्री को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो है सिमेंटिक फेज। सिमेंटिक फेज को बेसिकली हम टाइप चेकिंग के लिए यूज करते हैं। टाइप चेकिंग क्या होता है, आइए जानते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 2 नंबर को ऐड करना है, a प्लस 1। तो ये क्या ये वैलिड एक्सप्रेशन है a प्लस 1? नहीं, क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें दोनों नंबर ही होने चाहिए, तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसे रिजेक्ट कर देगा। कंपाइलर इसे रिजेक्ट कर देगा सेइंग दैट इट इज अ सिंटैक्स एरर। ओके, इट इज सिंटैक्स एरर एंड यू हैव टू चेंज इट। तो ये चेक कर लेगा एट अ कंपाइल टाइम ओनली दैट देयर इज सम एरर एंड डेवलपर और द प्रोग्रामर हैज टू करेक्ट इट। जो नेक्स्ट फेज होती है वो होती है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज में हमें इंटरमीडिएट कोड मिलता है। इंटरमीडिएट कोड से हमें ये फायदा होता है कि अब हमारा जो ट्री स्ट्रक्चर है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ कोड मिल चुका है जो कि इजीली रीडेबल होगा बाय द कोड ऑप्टिमाइजर। नाउ द नेक्स्ट फेज इज code optimizer. Code optimizer will take the intermediate code as input and it will optimize it. तो आइए जानते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरे पास
तीन लाइन्स ऑफ कोड है। अगर मेरे पास 3 लाइन्स ऑफ कोड है तो ये ऑप्टिमाइज करके ये चाहेगा कि ये 3 लाइन ऑफ कोड को ये 1 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दे। ऐसा कुछ कर देगा जिससे कि ये 1 लाइन ऑफ कोड बन जाए। अब आप ही बताओ कि 3 लाइन को कंप्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर 1 लाइन को? ऑफ कोर्स 1 लाइन को कंप्यूट करने में कम टाइम लगेगा। तो ये कोड ऑप्टिमाइजर का काम होता है। कोड ऑप्टिमाइजर का आउटपुट होता है टारगेट कोड। Okay, so target code is basically given to the input of target code generator, and ये target code generator का काम होता है to convert this code into assembly code. Okay, अब चलते हैं कि how this phases of compiler has been divided. So इस phases of compiler को दो different categories में बांटा गया है, on the basis of analysis and synthesis and on the basis of front end and back end. ओके तो पहले 3 फेजेस को हम एनालिसिस पार्ट बोलते हैं। एनालिसिस मतलब इट इज ओनली जस्ट एनालाइजिंग द expression that a developer or that a programmer has written, and synthesis part does some operation upon what are the analysis made on this particular expression. Okay, and the another categorization is front end and back end. Okay, so front end is the flexible part which can be changed, and backend is fixed. Okay, so the first 4 phases is fixed, and the second 2 part can be changed. Passes of compiler. अभी हमने पिछले स्लाइड में ये देखा कि एक कंपाइलर के फेज में 6 फेजेस होते हैं। अगर ये 6 फेजेस 1 पास में कंप्लीट हो जाए, 1 पास मतलब एक सिंगल गो में कंप्लीट हो जाए, तो हम उसको कहते हैं सिंगल पास कंपाइलर। और अगर यही 6 फेज 2 पास में कंप्लीट हो तो हम उसे कहते हैं 2 पास। फर्स्ट पास को हम यूजुअली कहते हैं फ्रंट एंड, एंड सेकंड पास को हम यूजुअली कहते हैं सेकंड पास और बैक एंड। डेटा स्ट्रक्चर्स इन कंपाइलर। तो आइए जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है एंड हाउ वी यूज इट इन कंपाइलर। डेटा स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कंपाइलर जब कंपाइल कर रहा होता है तो बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट आउटपुट जनरेट होते हैं जिसे स्टोर करना जरूरी होता है, जो कि बाद में फेजेस में काम आते हैं। तो बेसिकली कंपाइलर 2 डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स की यूज करता है, सिंबल टेबल एंड लिटिल टेबल। सिंबल टेबल में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है रिलेटेड टू आइडेंटिफायर्स जो कि हमने दिया हुआ है इन द इनपुट सोर्स प्रोग्राम। और लिटिल टेबल जो अनदर डेटा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्टोर करता है कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग्स। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, एंड इफ अगर आपको कोई भी सेक्शन में डाउट है या कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई है, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।